नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आगे आने वाले आगामी एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आपको दस्तक दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वक्त ज़ाया ना करते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न कथनों में कौन सा कथन ज्ञानेंद्रियों के संदर्भ में सत्य है। यानी हमारे पास जो हमारी ऑर्गन्स हैं उनके लिए जो हमें क्वांटिटी बताती है, जो सेंसर ऑर्गन है, हमारे 5 सेंसर ऑर्गन हैं जो किन किन से जुड़े हुए हैं। जैसे स्वादेंद्रिय स्वाद का संसूचक और घ्राणेंद्रियां गंध का है। स्वादेंद्रियां एवं ज्ञानेंद्रियां दोनों गंध के हैं नहीं। दृश्येंद्रिय गंध का सूचक और घ्राणेंद्रियां स्वाद का है। घ्राणेंद्रियां स्वाद का और एवं स्वादेंद्रियां गंध का है। तो हमारे पास बच्चों स्वादेंद्रियां क्या बताती है? टास्ट, जो सेंसरी है वो टास्ट के बारे में सेंसर होती है। और जो घ्राणेंद्रियां हैं यानी ऑल्फैक्ट्री, वो हमारे पास किसका देती है? गंध का यानी स्मेल का, ऑडर का। तो हमारे पास जो सेंसरी ऑर्गन हैं उनके लिए यहाँ कौन सा कथन सत्य है? तो ये है बच्चों, स्वादेंद्रियां कहाँ पाई जाती है? हमारे टंग यानी जीभ के अंदर। और घ्राणेंद्रियां कहाँ पाई जाती है? ऑल्फैक्ट्री नोज के हिस्से में। आगे हमारे पास ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो घ्राणेंद्रियां हैं, ऑल्फैक्ट्री है, उनके जुड़ने वाला जो हिस्सा है वो किसका हिस्सा है बच्चों? मस्तिष्क का है। मस्तिष्क में हमारे पास जैसे अगर मस्तिष्क फॉर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन, इनसे जुड़े हुए हिस्से भी इनके ऊपर बात करें तो घृणा या क्या है, प्रेरणा, सोचन शक्ति, हर्ष, इनसे जुड़े हुई चीज़ें ऑर्डर में पूछी जाती है। थैलमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, ये भी ब्रेन का हिस्सा है जो एक ऑर्डर में पूछा जाता है। वो बाद की बातें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे बच्चों। तो आज के इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या बनता है? पहला, यानी कौन सा कथन ज्ञानेंद्रियों के संदर्भ में सत्य है? तो स्वाद इंद्रिय स्वाद का संसूचक है और घ्राणेंद्रियां जो है वो गंध का है, तो यानी घ्राण का है। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल आवेगों का गमन तंत्रिका कोशिकाओं में होता है। यानी जो इलेक्ट्रिकल आवेगों का है, यानी आपके पास जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं जो आपके न्यूरॉन सेल के अंदर जो चलते हैं। तो न्यूरॉन सेल में आपने देखा होगा बच्चों, इस तरीके की एक तरह से पूंछ ये स्टार बन जाती है और उसके बाद क्या जुड़े होते हैं? साइनेप्स, और यहाँ आपके क्या लगे होते हैं? डेंड्राइट्स। तो ये हमारे पास सेल होती है, कौन सी? नर्व सेल, जो सबसे लंबी सेल है हमारे शरीर की। तब बात आती है कि इसमें इलेक्ट्रिकल जो आवेग हैं वो किस तरीके से चलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल जो आवेग है वो डेंड्राइट्स, कोशिकाएं, एक्सोन और एक्सोन सिरा की तरफ मूव करते हैं। यानी पहले हमारे पास क्या है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट से कहाँ जाते हैं? कोशिकाएं। कोशिकाएं से कहाँ जाते हैं? एक्सोन। और फिर कहाँ जाते हैं? एक्सोन सिरा की और बढ़ते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल आवेगों का गमन है बच्चों, किस में? तंत्रिका कोशिकाओं में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है यहाँ? 80। चलिए नेक्स्ट, हमारे पास सिनेप्स में रासायनिक संकेतों का संवहन होता है। तो यानी सिनेप्स में जो रासायनिक संकेतों का जो संवहन, रासायनिक संकेत कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिकल। तो यानी हमारे न्यूरॉन सिस्टम में दो तरह के संकेत सिग्नल मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। तो अब बात आती है केमिकल का जो संवहन होता है, प्रोपागेशन जो होती है वो किस क्राइटेरिया पे होती है? एक न्यूरॉन के डेंड्राइट सिरे से दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन सिरे तक, या एक ही न्यूरॉन के एक्सोन से कोशिकाएं तक, या एक ही न्यूरॉन के कोशिकाएं से एक्सोन सिरे तक, या एक न्यूरॉन के एक्सोन सिरे से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक। तो यही है बच्चों, एक न्यूरॉन के एक्सोन सिरे से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स सिरे तक क्या होते हैं? केमिकल जो सिग्नल है वो प्रोपागेट करते हैं। तो केमिकल जो सिग्नल प्रोपागेट करते हैं वो एक न्यूरॉन के एक्सोन सिरे से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट सिरे तक। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है किसकी? इलेक्ट्रिक केमिकल सिग्नल की। चलिए, एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन घटित होता है निम्न में से। यानी हमारे पास एक न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल का केमिकल सिग्नल में, तो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है हमारा वो केमिकल सिग्नल में परिवर्तन घटित होता है।
तो वो निम्न में से किसके जरिए होता है? तो वो बच्चों एक्सॉन सिरा से होता है। तो वो हमारे पास किस प्रॉपर्टी के साथ है? किस के साथ होता है? एक्सॉन सिरा के साथ। तो न्यूरॉन जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस में जाता है? केमिकल सिग्नल में। तो ये जो परिवर्तन घटित होता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल विच एग्जिस्ट इन नर्व सेल एट विच ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, तो वो होता है बच्चों एक्सॉन सिरा, एक्सॉन एंड पे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है। प्रतिवर्ती चाप को हम कहते हैं बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स जो एक्शन है उसमें जो ऑर्डर पूछा जाता है वो ऑर्डर कौन सा सही है? तो यानी रिफ्लेक्स एक्शन में सबसे पहले क्या है बच्चों? रिसेप्टर। यानी रिसेप्टर के बाद आपके पास जो प्रॉपर्टी जाती है वो कौन से न्यूरॉन्स के पास जाती है बच्चों? वो आपके पास संवेदी न्यूरॉन्स के पास जाती है। संवेदी न्यूरॉन से आपके पास एक हिंट दिया होता है रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन को आप क्या कहते हैं? मैरोरज्जु कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। फिर उसके बाद क्या है? मोटर न्यूरॉन। और फिर क्या है आपकी पेशी यानी मांसपेशियों में। तो आपका ऑप्शन कौन सा बनता है? लास्ट वाला। तो सीधा सा है क्राइटेरिया, कैसे याद रखना है? प्रतिवर्ती जो चाप है, रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो पहले कहाँ से जाती है बच्चों? रिसेप्टर से। फिर आपके पास कहाँ आती है? संवेदी न्यूरॉन्स, संवेदी न्यूरॉन्स पे आती है। संवेदी न्यूरॉन्स के बाद मेरुरज्जु यानी रीढ़ की हड्डी पे जाती है। रीढ़ की हड्डी से कहाँ जाती है? आपके पास मोटर न्यूरॉन्स पे आती है। मोटर न्यूरॉन्स के आगे कहाँ जाती है? परभावक बोलते हैं बच्चों उसको। परभावक का मतलब है जिस अंग की मांसपेशियों को ट्रिगर करना है, यानी पेशी। यानी इसमें मांसपेशियां नहीं दी, पेशी दे दी। तो आपका ऑप्शन क्या बनता है यहाँ पे? डी। यानी ग्राही से संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और कहाँ है? पेशी। तो ये प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कि शरीर का संतुलन निम्न द्वारा अनियंत्रित होता है। तो हमारे शरीर का जो हिस्सा है वो बच्चों किसके द्वारा नियंत्रित होता? तो शरीर का संतुलन किसके द्वारा होता है बच्चों? नियंत्रित है सेरेबेलम के द्वारा। यानी जो हमारे पास किस हिस्से के साथ जुड़ता है? आगे मस्तिष्क का हिस्सा है और पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। पश्च मस्तिष्क को हम एक तरह से अगर इंग्लिश में नाम दें तो हैंड ब्रेन कहते हैं बच्चों, जिसे हम रोम्बेन सेफेलन कहते हैं। रोम्बेन सेफेलन हमारे पास मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है? पश्च मस्तिष्क, और जिसे हम हैंड ब्रेन भी कहते हैं। हैंड ब्रेन में बच्चों आपके पास पढ़ा होगा कि अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क स्टेम भी होता है। जो मस्तिष्क स्टेम है वो दो तरह से बढ़ जाता है। जैसे हमारे पास ये मस्तिष्क है और मस्तिष्क का जो पीछे का हिस्सा है, यहाँ से जहाँ मेरुरज्जु निकलती है यानी स्पाइनल कॉर्ड है, तो उस हिस्से में सेरेबेलम यानी एक छोटा हिस्सा है और दूसरा मस्तिष्क स्टेम है। मस्तिष्क स्टेम और मेडुला एब्लागोंटा और पोन्स वेरोलाई में बंट जाता है। तो उसके साथ हमारे पास ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो सेरेबेलम और पोन्स को इकट्ठा अगर बोलें तो मेटबेनसेफेलॉन बोलते हैं। और मज्जा को जो जन्म देता है वो माइलेनसेफेलॉन होती है बच्चों। ये क्वेश्चन भी आपको करवा दिए जाएंगे जब हम मस्तिष्क को पूरी तरह डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमारा यही था। तो मस्तिष्क जो हिस्सा है, तो शरीर का संतुलन निम्न द्वारा नियंत्रित होता है। तो वो सेरेबेलम के द्वारा होता है। सेरेबेलम के साथी को कौन कहा जाता है? पोन्स। यानी सेरेबेलम और जो पोन्स हैं दोनों मिलकर ये आपका मस्तिष्क का जो हिस्सा बनाता है उसे मेटबेनसेफेलन कहा जाता है। मेटबेनसेफेलन। और मज्जा को जो जन्म देता है मेडुला एब्लागोंटा, यानी जो आपके पास मस्तिष्क पुंछ जिसे कहते हैं मेडुला एब्लागोंटा यानी मस्तिष्क पुंछ, तो वो क्या होती है? माइलेनसेफेलन से स्टार्टिंग होती है। तो ये था हमारे पास शरीर के संतुलन का क्वेश्चन बच्चों। चलिए नेक्स्ट, मेरुरज्जु निकलती है किस हिस्से से? यानी जो मेरुरज्जु निकलती है, मस्तिष्क पुंछ है, वो किससे निकलती है? आपके पास बच्चों मेडुला से। यानी मेरुरज्जु कहाँ से निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से जन्म लेती है? मेडुला से लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की ओर प्रो की गति। यानी प्रकाश की ओर प्रो होता है बच्चों तना। यानी जो पौधे का प्रकाश की ओर बढ़ने वाला भाग है उसे हम क्या कहते हैं? प्रो यानी स्टेम। यानी स्टेम प्रकाश की ओर प्रा गति क्या कहलाती है? यानी जो प्रकाश की तरफ जाता है, यानी प्रकाश की ओर मोमेंट होती है जो प्लांट की, उसे हम फोटोट्रॉपिक कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? डी। यानी आपके पास फोटोट्रॉपिक पार्ट होता है। तो पौधे का जो हिस्सा है, यानी पौधे का जो मिट्टी से ऊपर की तरफ चल रहा है तना,
और उसके साथ क्या है, पत्तियां और टहनियाँ जो है पौधे की, यानी ये जो प्रो है, प्रो हमारे पास कैसा होता है, प्रकाशानुवर्तन, यानी हमारे पास फोटोट्रॉपिक होता है बच्चों, याद रखना, यानी इसे हम फोटोट्रॉपिक कहते हैं। दूसरा जो हिस्सा है जड़ों का, जो नीचे चल रहा है धरती के नीचे, इसे हम जियोट्रॉपिक कहते हैं। जियोट्रॉपिक का नाम वैसे तो होता है गुरुत्वानुवर्तन, और इसका दूसरा नाम होता है जलानुवर्तन, यानी हाइड्रोट्रॉपिक। यानी एंटी हाइड्रोट्रॉपिक और एंटी जियोट्रॉपिक होता है वो प्रकाशानुवर्तन होते हैं। याद रखना, एंटी जो जियोट्रॉपिक होते हैं, एंटी जियोट्रॉपिक और एंटी हाइड्रोट्रॉपिक जो होते हैं वो हिस्सा कौन सा होता है, वो फोटोट्रॉपिक होता है। और दूसरा जो धरती के अंदर चल रहा है वो आपका एंटी फोटोट्रॉपिक होता है, उसे क्या कहेंगे आप, एंटी फोटोट्रॉपिक। तो एंटी फोटोट्रॉपिक वो जलानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन दो होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कि पौधों में एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है, यानी एब्सिसिक एसिड का इसने रोल पूछा है। तो वैसे तो बच्चों ये पौधे की वृद्धि को रोकता है, लेकिन कहीं वृद्धि करता भी है, तो इसलिए हम वृद्धि का अवरोधन करना नहीं बोलेंगे इसे हम क्या कहेंगे, तने की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। तो कोशिकाओं में लंबाई में वृद्धि नहीं कर सकता, ये कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित नहीं करता। वृद्धि का अवरोधन यानी ये टारगेट नहीं कर सकते हम, तो पौधे की पूरी वृद्धि रुक जाएगी इसमें। तो पौधे में हमारे पास ये कहीं वृद्धि करता भी है, तो वो कहाँ प्रोत्साहित करता है, स्टेम इंक्रीमेंट में करता है। तो एब्सिसिक जो हार्मोन है हमारा, वो तने की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। तो एब्सिसिक एसिड एक हार्मोन है, वैसे पौधे के 5 और 6 हार्मोन हैं, मुख्य हैं। तो निम्नलिखित में से कौन पादप की वृद्धि से संबंधित नहीं है, यानी ऑक्सिन हार्मोन है, ये वृद्धि करता है, जिब्रेलिन करता है, साइटोकाइनिन करता है, एब्सिसिक एसिड नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है यहाँ, डी। तो एब्सिसिक एसिड है वो हमारे पास पादप की वृद्धि से संबंधित है नहीं है, तो वो क्या है, आपकी प्लांट इंक्रीमेंट नहीं करता, वो सिर्फ तने की वृद्धि प्रोत्साहित करता है बच्चों। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी किसकी, इसकी। चलिए अब आता है किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। तो हमारे पास आयोडीन किसके लिए आवश्यक है, तो वो हमारे पास थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आवश्यक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए हमारे पास किसकी ज़रूरत होती है बच्चों, आयोडीन की। चलिए नेक्स्ट हमारे पास इंसुलिन के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। तो यानी हमारे पास इंसुलिन के संदर्भ में असत्य कथन पूछा है। तो नंबर 1, इसका स्त्रावण पैंक्रियाज से होता है। बात सही है बच्चों कि अग्नाशय से स्त्रावण होता है, और अग्नाशय में इंसुलिन का जो हार्मोन स्त्रावित करती है उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं। और नंबर 1, नंबर 2 बच्चों, वो जो कोशिकाएं होती है वो किस प्रकार की कोशिकाएं कही जाती है, तो लैंगरहैंस द्वीप सेल कहा जाता है उन्हें। लैंगरहैंस द्वीप सेल का मतलब है कि लैंगरहैंस द्वीप सेल का मतलब ये होता है बच्चों कि हमारे पास जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह होते हैं, तो वैसे उनको नाम दे दिया गया कोशिकाओं को कि हमारे पास जो सेल हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो लैंगरहैंस सेल्स मानी जाती हैं, और उनके अंदर बीटा सेल्स से स्त्रावण होता है किसका, इंसुलिन हार्मोन का। और ये इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में करती क्या है कि रक्त की शर्करा को कंट्रोल करती है। रक्त की शर्करा में अगर बढ़ोतरी हो जाए तो आप किस रोग से ग्रसित हो जाएंगे, मधुमेह, डायबिटीज से। तो हमारे रक्त की शर्करा को कंट्रोल करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, इंसुलिन। और इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि के अंदर जाकर हमारे रक्त की शर्करा को संचित करता है, तो वो यकृत होता है, लिवर है, जहाँ पर इंसुलिन हार्मोन कौन सी प्रोसेस करके हमारे ग्लूकोज को शर्करा में बदल देती है, और वो शर्करा जो बदली जाती है ग्लूकोज से आगे जो बदलती है वो ग्लाइकोजन में बदलती है। ग्लाइकोजिनेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों। तो ये तो था हमारे पास पैंक्रियाज रोल से। अब आती है शरीर की वृद्धि एवं विकास का नियमन करती है। यह रक्त शर्करा के नियमन करती है। इंसुलिन का अपर्याप्त स्त्रावण डायबिटीज़ का होता है। तो अपर्याप्त का मतलब है मुख्य रूप से ज़्यादा ना होना। रक्त के शर्करा का नियमन करती है, सही बात है। बचा कौन सा हमारे पास, शरीर की वृद्धि एवं विकास का नियमन करती है, यह कथन है असत्य। तो आपका ऑप्शन कौन सा है यहाँ, बी। तो यानी हमारे पास जो इंसुलिन हार्मोन है
उसके लिए असत्य कथन चुनना था, तो शरीर की वृद्धि एवं विकास का नियमन करती है, ये कथन हमारा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में असंगत जोड़े को छांटिए। यानी हमारे पास निम्नलिखित में से असंगत जोड़ा कौन सा है? क्या एड्रेनलिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है? ये गलत है बच्चों। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिड सही है, एस्ट्रोजन ओवेरी सही है, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि, यानी बाकी मिलान सही है, गलत कौन सा है? एड्रेनलिन पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपका असत्य कथन है। चलिए इसके बाद आता है गार्ड कोसा के आकार में जो परिवर्तन होता है वो निम्नलिखित में से किसके कारण? तो गार्ड कोसा, वैसे गार्ड कोसा का अर्थ अगर हम पढ़ें तो गार्ड सेल यानी गार्ड कोशिकाएं हैं, सुरक्षा कोशिकाएं। ये कहाँ पाई जाती है बच्चों? रंध्रों के अंदर, यानी जहाँ रंध्र खुलते और बंद होते हैं वहाँ किसकी सहायता से खुलते और बंद होते हैं? तो गार्ड कोशिकाओं यानी गार्ड कोसा की सहायता से। और गार्ड कोसा में जो परिवर्तन होता है आकार में, वो किसके दम पे होता है? वो जल की मात्रा के दम पे होता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ वाटर क्वांटिटी इन दैम। यानी जब सफिती होती है, टर्गिडिटी होती है, तो वो खुलती है, तो जिससे वाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपायरेशन होता है, किसके अंदर है? रंध्रों के अंदर। तो गार्ड कोसा के आकार में परिवर्तन किस पर निर्भर करता है? कोसा में जल की मात्रा पर निर्भर करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि मटर के पौधों में तंतुओं यानी टेंड्रिल की वृद्धि निम्नलिखित में किसके कारण होती है? तो यानी प्रकाश के प्रभाव के कारण, या गुरुत्व के प्रभाव के कारण, या तंतुओं की उन कोशिकाओं में तीव्र कोशिका विभाजन जो सहारे से दूर है। तो यानी आपका सही ऑप्शन यही है बच्चों कि तंतुओं की उन कोशिकाओं में तीव्र कोशिका विभाजन जो सहारे से क्या है? दूर, यानी उनके अंदर मटर के पौधों में तंतुओं के टेंड्रिल या वृद्धि में निमन का कारण बनती है। तो हमारे पास ना तो प्रकाश का प्रभाव, ना गुरुत्व का प्रभाव, और ना ही तंतुओं में तीव्र कोशिका विभाजन जो संपर्क के सहारे में उनसे यानी विभाजन सहारे से दूर वाली जगह में जहाँ कोशिकाओं में तीव्र विभाजन होता है, उन तंतुओं की कोशिकाओं में वृद्धि क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तो ये था हमारे पास ये क्वेश्चन बच्चों। चलिए नेक्स्ट आता है, पराग नलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि निवृद्धि निमन के कारण होती है। यानी पराग नलिका में जो अंडाणु की ओर वृद्धि निमन के कारण होती है, तो जलानुवर्तन के कारण होती है, या गुरुत्वानुवर्तन के कारण होती है, या हमारे पास प्रकाशानुवर्तन? तो वो हमारे पास बच्चों किसके कारण होती है? रसायनानुवर्तन के कारण होती है, यानी जिसे कैमीजॉप्सन, यानी एक तो होता है हमारे पास फोटोट्रॉपिक, और सॉरी कैमीजॉप्सन नहीं बच्चों, कैमीट्रॉपिक जिसे कहते हैं कि रसायनानुवर्तन, यानी जलानुवर्तन है हाइड्रोट्रॉपिक, अब रसायनानुवर्तन है कैमोट्रॉपिक, गुरुत्वानुवर्तन है जियोट्रॉपिक, प्रकाशानुवर्तन है फोटोट्रॉपिक। तो ये जो प्रोसेस होती है ये किसके कारण है? रसायनानुवर्तन। इसके बेस बच्चों ग्रुप डी के अंदर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पुलिस के अंदर भी क्वेश्चन आया था। सूरजमुखी पुष्प का सूर्य के मुखातिब होकर गति करना निमन के कारण होता है, यानी सूरजमुखी के पुष्प का सूर्य के मुखातिब होकर, यानी सूरजमुखी का जो पुष्प है वो प्रकाश के साथ ही रोटेट करता है। तो ये प्रक्रिया कैसी है? ये प्रकाशानुवर्तन है, यानी फोटोट्रॉपिक है। तो यानी इस प्रोसेस को हम किससे लीड करेंगे? फोटोट्रॉपिक प्रोसेस से करेंगे। अब आता पकी हुई पत्तियों और फलों का वृक्षों से अलग होकर गिरना निम्न पदार्थ के कारण होता है। यानी आपके पास फलों और पत्तियों का जो गिरना है, विलगन होना यानी उनसे दूर होना, ये किसके कारण होता है? एब्सिसिक एसिड हार्मोन के कारण होता है बच्चों पौधों में। तो पकी हुई पत्तियों को और फलों का जो वृक्षों से अलग होकर गिरना है, ये हमारे पास किस के कारण है? तो ये हमारा एब्सिसिक एसिड के कारण है। अब हमारे पास बच्चों संवेदी आवेगों के स्थानांतरण या गमन के संदर्भ में कौन सा कथन है सत्य है? कि जो हमारे पास संवेदी आवेग का मतलब है जो न्यूरॉन्स के अंदर संवेदनाएं जाती है, उनका मूवमेंट जो होता है बच्चों, स्थानांतरण जो होगा वो किस तरीके से होता है? तो वो याद रखना डेंड्राइट्स के सिरे से होता है, और कुछ रसायन उत्पन्न करके एक विद्युत आवेग पैदा करता है जो दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन सिरे पर जाता है। यानी ये बात
असत्य की पूछी है तो हमारे पास जो संवेदी आवेगों के स्थानांतरण या गमन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो यही असत्य है बच्चों कि जिसने कहा है कि डेंड्राइट सिरे पर संवेदी आवेग कुछ रसायन उत्पन्न करता है जो विद्युत आवेग पैदा करता है और दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन सिरे पर जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये कथन सही है बाकी सारे बच्चों कि एक आवेग गति करता है और डेंड्राइट सिरे से एक्सोन सिरे तक जाता है, सही है ये। एक न्यूरॉन के एक्सोन सिरे पर उत्पन्न रसायन सिनेप्स को पार करता है, ये बात सही है। और एक न्यूरॉन विद्युत आवेग को केवल दूसरे न्यूरॉन को नहीं भेजता बल्कि पेशी एवं ग्रंथि कोशिकाओं को भी भेजता है, ये तीनों कथन सत्य हैं। तो उसने पूछा है असत्य कथन, तो डेंड्राइट सिरे पर ध्यान रहे बच्चों, बी डेंड्राइट सिरे पर संवेदी आवेग कुछ रसायन उत्पन्न करता है जो विद्युत आवेग पैदा करता है और दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन सिरे पर, ये कथन सही नहीं है, ये हमारा गलत है। उत्पन्न रसायन किसको पार करता है? सिनेप्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनैच्छिक क्रियाओं का शरीर में नियंत्रण होता है निम्न में से, यानी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो हमारे पास शरीर में नियंत्रित होती है तो किस भाग से होती है? यानी वो अगर मस्तिष्क से होती है या हमारे पास वो मध्य मस्तिष्क से होती है या पश्च से होती है या मेरुरज्जु में मेडुला से होती है, तो वो आपकी पश्च मस्तिष्क में मेडुला से होती है। अनैच्छिक क्रियाएं इनवॉलंटरी जो प्रोसेस है हमारी बॉडी की वो किससे कंट्रोल होती हैं? पश्च मस्तिष्क में मेडुला में होती है। निम्न में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो अनैच्छिक का मतलब है इनवॉलंटरी नहीं है, जो वॉलंटरी है यानी जो ऐच्छिक है। उल्टी का आना अनैच्छिक है, लार आना अनैच्छिक, यानी हृदय संपदन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये अनैच्छिक क्रिया है। अब नहीं है तो वो कौन सी है? चबाना, यानी हमारे पास स्वालोविंग यानी चबाना हमारे पास अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति या महिला पुरुष तीव्र सर्दी जुकाम से पीड़ित है तो वह सेब एवं आइसक्रीम के स्वाद का नहीं अंतर कर पाता है। वो इत्र की गंध और अगरबत्ती गंध में अंतर नहीं कर पाता, ये बात सही है। हरे प्रकाश से लाल प्रकाश ये आंखों से जुड़ गया, ठंडी वस्तु से गर्म त्वचा से हो गया, तो ये तीन कथन आपके नहीं हैं। तो आपका आंसर कौन सा है? इत्र गंध अगरबत्ती की गंध में अंतर है नहीं कर पाता कौन सा व्यक्ति? जो तीव्र सर्दी जुकाम से पीड़ित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि थायरोक्सिन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यानी थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयरन है आवश्यक है, यह कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा में चयापचय का नियमन करता है, थायरोक्सिन संश्लेषण के लिए थायराइड को आयोडीन चाहिए, थायरोक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। तो ये तीनों बाद वाले कथन सही हैं बच्चों। गलत कौन सा है? पहला, जिसे आयरन की आवश्यकता है, नहीं, आयोडीन की आवश्यकता होती है इसके संश्लेषण के लिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा गलत है? पहला। चलिए अब आता है बोनापन परिणाम है किसका? यानी मदरा रह जाना, छोटा नाटा रह जाना, यानी बोनापन है। तो ये हमारे पास वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण क्या हो? बिल्कुल कम, तब ये क्रिया होती है। तो ऑप्शन कौन सा है बच्चों? आपका बी, यानी वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण बिल्कुल ही कम हो तो क्या आती है कंडीशन? बोनापन की आती है, ड्वार्फ कंडीशन आती है। चलिए नेक्स्ट, यौवनारंभ के समय उससे संबंधित शारीरिक परिवर्तनों का नाटकीय ढंग से अंतर का कारण निम्न का स्त्रावण है। यानी इसमें पूछा ये गया है कि जो यौवनारंभ होती है तो उस समय कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं जो एक नाटकीय ढंग यानी शरीर में उभारों का रूप बनती है, जैसे अंग का बदलना, आवाज़ का बदलना, त्वचा पर बालों का आना, ऐसी चीज़ों को प्रारूपित करती है जो हार्मोन हमारे स्त्रावण होते हैं। तो जैसे वृषण से एस्ट्रोजन या अंडाशय से, ये बिल्कुल गलत है। एड्रेनल ग्रंथि से गलत, पिट्यूटरी से टेस्टोस्टेरोन, वृषण से टेस्टोस्टेरोन सही है, एस्ट्रोजन से अंडाशय, थायराइड से बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन आपका कौन सा बनता है बच्चों? सी। तो यानी यौवनारंभ में जब वृषण से यानी टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन किससे हैं? अंडाशय से, ओवरी से। तो ये हमारे पास प्रोसेस किससे हैं? यौवनारंभ से, जो हमारे एक तरह से परिवर्तन है दर्शाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक डॉक्टर एक मरीज को इंसुलिन इंजेक्शन देता है तो वो कहता है इंजेक्शन लेने की सलाह देता है क्योंकि उसका रक्तचाप कम है,
हृदय संपदन धीमा है, घेंगा या गॉइटर से पीड़ित है, बिल्कुल नहीं बच्चों। रक्त शर्करा उच्च है, हाँ, तो उसका रक्त जो शर्करा स्तर है वो क्या है, काफ़ी उच्च है, यानी उसकी रक्त की जो शर्करा है वो शरीर के अंदर संचित नहीं हो पा रही, वो टॉयलेट के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से बाहर आ रही है, उसको डायबिटीज है। तो इसलिए उसको इंसुलिन इंजेक्शन लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसके रक्त शर्करा जो है वो उच्च है। वो किससे ग्रसित है, वो आपका डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोग से ग्रसित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पुरुष बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो कौन सा है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन है। तो टेस्टोस्टेरोन मनुष्य से पैदा होने वाला हार्मोन है। आगे दो न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है, तो दो न्यूरॉन के बीच की जो संधि है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका संधि कहते हैं, तंत्रिका पेशी संधि, उदासीन संधि या सिनेप्स। तो हमारे पास जो दो न्यूरॉन के बीच की संधि कहलाती है वो कौन सी है बच्चों, हमारे पास सिनेप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव जीवन पद्धतियों का नियंत्रण एवं नियमन निम्न के द्वारा होता है, तो वो आपका नियमन मानव जीवन पद्धतियों में किसके द्वारा होता है, तो नंबर 1 तो तंत्रिका होती है और नंबर 2 अंतःस्रावी तंत्र। तो हमारे पास है न्यूरॉन सिस्टम, और जो आपके पास अंतःस्रावी तंत्र है उनके द्वारा मानव जीवन पद्धतियों का क्या होता है, नियंत्रण, और क्या होता है, नियमन। तो ये थी हमारे पास भी प्रॉपर्टी बच्चों आज की वीडियो की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करना। जो बच्चा नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।